Hello friends, good evening. This is Sunil Chahal and you are watching my channel Learning Mathematics with me. अभी तक हम पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमने अभी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी कंप्लीट किया है। आज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वो देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, कुछ DSSB से हैं, एक दो आपका KVS से भी हैं, KVS पीजीटी मैथमेटिक्स। तो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था आपका DSSB पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर लास्ट ईयर वाले में क्वेश्चन था कि द रिमाइंडर व्हेन, आपको बताना था द रिमाइंडर व्हेन कब 75 raised to power 75 is divided by 37। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पीजीटी मैथमेटिक्स जो प्रीवियस ईयर था लास्ट ईयर वाला जुलाई 2021 के अंदर, इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपसे पूछा गया है कि रिमाइंडर व्हेन 75 raised to power 75 raised to power 75 इज डिवाइडेड बाई 37। ठीक है, यहाँ पर क्या है 75 है, यहाँ पर है 37 से बड़ा है 75। सबसे पहले हमें क्या करना है 75 को 37 से डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास ये जो बेस है इसकी वैल्यू जितनी पॉसिबल हो सके उतनी छोटी हम लेकर आ सकें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मान लो आपके पास क्या है a है, a रेज टू पावर m दिया हुआ है आपको और पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, व्हेन डिवाइडेड बाई, या फिर ये कह सकते हैं व्हेन डिवाइडेड बाई आपका no। ठीक है, n से डिवाइड करूं अगर a की पावर m को, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, या तो मैं ये निकाल लूं या फिर ये निकाल लूं। a को अगर n से डिवाइड करूं, ठीक है, तो a को किस टाइप से लिख सकता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम से, कि BQ प्लस R सम, इस तरह की रिलेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से R क्या होता है यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, अगर a माइनस आर करूँ तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस आर इज इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। ठीक है, NQ, सॉरी यहाँ पर n की बात हो रही थी, तो NQ प्लस R। ठीक है, यहाँ पर n ही लिख लो कि NQ किसके इक्वल आ गया a माइनस आर इज इक्वल्स टू NQ, यानी कि आपके पास क्या होगा a माइनस आर इज डिविजिबल बाई NQ। दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या होगा कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू R मोड n। ठीक है, मॉडुलो के अंदर क्या होता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू R मोड n कब होगा, जब a माइनस आर इज डिविजिबल बाई n होगा। ठीक है, तो या तो मैं a रेज टू पावर m का रिमाइंडर निकाल लूँ n से डिवाइड करने के बाद, या फिर मैं r रेज टू पावर m का रिमाइंडर निकाल लूँ n से डिवाइड करने के बाद। दोनों में रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी बजाय ये एक बड़ी वैल्यू है, रिमाइंडर निकालूंगा तो रिमाइंडर तो इससे छोटा ही आएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसके इक्वल आ सकता है। अगर ये खुद n से छोटा है तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, a इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिवाइड करके देखने में क्या जाता है आपका, तो डिवाइड करके देखते हैं कि आपके पास क्या है, a की वैल्यू मान लो यहाँ पर क्या है 75 दिया हुआ है, 75 की कुछ पावर दी हुई है, उसको आपको किससे डिवाइड करना है 37 से, और रिमाइंडर बताना है। यानी कि 75 को मैं क्या कर लेता हूँ 37 से डिवाइड कर लिया मैंने। ठीक है, 2 पे गई 74 आ गया, रिमाइंडर आपके पास बच गया 1। ठीक है, या तो मैं 75 रेज टू पावर 75 या रेज टू पावर 75 इसको 37 से डिवाइड करूं और जो भी रिमाइंडर आएगा वो बताऊं, या फिर 75 की जगह 75 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 के हो गया ना, क्या हो गया कि 75 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 37 हो गया ना यहाँ से, क्योंकि अगर 75 माइनस 1 करूँ तो 74 आ जाएगा और 74 37 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 75 लिखूँ या 1 लिखूँ, दोनों में रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा सेम। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 75 की जगह 1 लिख दूँ। ठीक है, तो 1 रेज टू पावर 75 रेज टू पावर 75, 1 की कुछ भी पावर करूँ क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है,
यानी कि या तो इसको डिवाइड करूं या इसको डिवाइड करूं 37 से, बात क्या है, सेम ही है। और 1 को अगर 37 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 किससे छोटा है, 37 से। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1, यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स दिख रही थी इनका कोई यूज नहीं रहा यहाँ पर। जब हमने 75 को 37 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 1। तो 75 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। 1 की कुछ भी पावर करूँ 1 ही आएगा, और फिर उसका रिमाइंडर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। गेट डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल जो लास्ट ईयर हुआ था उसके अंदर आया हुआ था। एक क्वेश्चन और था, सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि वहन 2⁻²52 इज डिवाइडेड बाई 210। ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करूं देन द रिमाइंडर इज, आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है जब मैं 2 की पावर 252 को किससे डिवाइड करूं, 210 से। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है, ए रेज टू पावर समथिंग हो और उसको किसी से डिवाइड करें। रिमाइंडर का मतलब क्या है, अगर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग मोडुलो दिस, ये आ जाए, और वो जो आपका ये जिसके भी कॉन्ग्रुएंट आएगा वही क्या होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर वो 210 से छोटा आए तो। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या पूछा हुआ है कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मोडुलो 210। ठीक है, और ये आपका x क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो हमारे पास फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये आपका प्राइम है और ये इस नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कि a p इज एनी प्राइम एंड p डज नॉट डिवाइड्स a, देन आपके पास a रेज टू पावर p माइनस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 मोड p के। ठीक है, लेकिन ये प्राइम तो नहीं है, इसका मतलब फर्मेट थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, विल्सन आपके पास उसके बाद है यूलर्स थ्योरम, जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और a कोई भी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है और n a को डिवाइड नहीं करता, क्या है कि a का और n का जीसीडी क्या हो, आपके पास 1 दिया हुआ हो। ठीक है, 1 हो, a का और n का जीसीडी 1 हो, n कोई भी क्या हो पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके पास a रेज टू पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है 1 मोड n। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ये क्या कहती है यूलर्स थ्योरम, ये कहती है कि n और a का जीसीडी अगर 1 है आपके पास तो a रेज टू पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n होगा। ठीक है, ये कहती है आपके पास यूलर्स थ्योरम। लेकिन यहाँ पर क्या है 210 का और 2 का अगर जीसीडी लूँ तो 2 आएगा, तो ये जीसीडी भी 1 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लगा सकते, यूलर्स थ्योरम भी नहीं लगा सकते, और तो कोई थ्योरम है ही नहीं हमारे पास। a रेज टू पावर समथिंग हो और उसका रिमाइंडर निकालना हो किसी n के लिए, तो आपके पास इसके लिए क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह, इसको फैक्टराइज कर लो, 210 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 आएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, फैक्टराइज कर दिया मैंने 210 को, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210। ठीक है, इसको m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, इसको m3 मान लिया, इसको m4 मान लिया। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, m1 m2 m3 m4 मान लो, उसके अंदर mn कुछ भी कितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 पॉजिटिव इंटीजर। कैसे हैं, सब के सब आपस में कैसे हैं, कोप्राइम है। ठीक है, तो आपके पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर m1 m2 m3 अप टू mn कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, सच दैट mi इज mi का mj के साथ जीसीडी लूँ तो वो क्या है 1 4 i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, यानी कि म्यूचुअली कोप्राइम है आपस में, तो आपके पास x कॉन्ग्रुएंट टू
A1 mod M1 x congruent to A2 mod M2 and up to x congruent to An mod Mn. This has a unique solution with respect to modulo क्या M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू Mn अब तो यहाँ तक ले जाओ कि ये आपका आ गया Mn। ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली कोप्राइम, और आपके पास ये जो n लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैं इनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू M1 इंटू M2 इंटू M3 अप टू Mn। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपके पास इनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, इनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 210 के। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि ये चाहिए कि 252 कॉन्ग्रुएंट टू x मोड आपका क्या है 210। ठीक है, ये है, हमें इस x की वैल्यू चाहिए कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको मैं 210 को दो इन फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया 2 3 5 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉन्ग्रुएंस बना सकता हूँ कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, x को जब 2 से डिवाइड करूंगा या फिर 2⁻252 को 2 से डिवाइड करूंगा, दोनों में क्या आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा ना, क्योंकि 2⁻252 किसके कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं, x के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लिखूं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, m1 की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 2 ले ली। ठीक है, तो 2 को अगर x को 2 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, वो आता है आपका यहाँ पर a1। ठीक है, x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो a1 कैसे निकालेंगे, 2⁻52 को और 252 को 2 से डिवाइड करके। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, जो इसके साथ रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर किसके साथ आएगा, 2⁻252 के साथ। ठीक है, तो 2 से अगर इसे डिवाइड करूं तो क्या आएगा रिमाइंडर, 0, क्योंकि ये क्या है 2 की ही एक पावर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीट। तो यानी कि यहाँ पर आएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आएगी लीनियर कॉन्ग्रुएंस। दूसरा क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 mod M2। M2 की वैल्यू क्या ली है, 3। ठीक है, तो 3 के रिस्पेक्ट में अगर 3 को x को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, 2⁻252 को 3 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2⁻252 है, किसके रिस्पेक्ट में आपको लेना है रिमाइंडर, 3 के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर इसको 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, इस पे फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मान लो x mod 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, 2 क्या है, को प्राइम टू 3 है, इसका मतलब फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी कि 2⁻3 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, 1 mod 3। ठीक है, यानी कि 2⁻2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। इस पूरी पावर को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, 252 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 126। ठीक है, तो यानी कि इस 2⁻252 को क्या लिख सकता हूँ, 2⁻2 और कंप्लीट की पावर 126। ठीक है, ये आ गया, इस नंबर को मैंने कैसे लिख लिया, 2⁻2 कंप्लीट रेज टू पावर 126। ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉडुलो 3 पे, 3 से अगर इसे डिवाइड करूं तो 2⁻2 तो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के कॉन्ग्रुएंट, इसकी जगह 1 पुट कर दूं, यहाँ 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1⁻126। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के ही इक्वल, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अगर 2⁻252 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1, और x किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2⁻252 मोडुलो 210 पे। और अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, x को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमें पता नहीं, क्योंकि x ही नहीं पता, लेकिन x किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2⁻252 के, तो इसको डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वही x को डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2⁻252 को जब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, यानी कि दूसरी कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या आएगी,
कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू होगा 1 mod 3, ठीक है। इसी तरह जब m3 की वैल्यू क्या है 5, 5 को इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 क्या है एक प्राइम नंबर, 2 के साथ को प्राइम है, यानी कि 2⁴ कॉन्ग्रुएंट टू होगा 1 mod 5 के, ठीक है, बाई फर्मेट थ्योरम, ठीक है। इसको इस पूरी पावर को 4 से अगर डिवाइड करूं तो क्या आएगा, यानी कि 4 6 एंड 3, हाँ, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2⁴252 को 2⁴4 कंप्लीट रेज टू पावर 63, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 252 आएगा, ठीक है। 2 किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 5 के, तो इसकी जगह 1 रख सकता हूँ, ठीक है। 1 रखूंगा तो 1�63 1 ही होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर इसको 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 1, तो ये क्या आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास M4 क्या है 7, 7 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर इसे 7 से डिवाइड करूं 2⁴252 को, क्या बचेगा 7 और 2 आपस में कैसे हैं को प्राइम, 7 क्या है एक प्राइम नंबर, तो फर्मेट थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा 2�6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 होना चाहिए, ठीक है। इस पूरी पावर को अगर 6 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 6 चौका 24 एंड 6 दूनी 12, यानी कि 2⁶ कंप्लीट रेज टू पावर 42, 2⁴252 को क्या लिख सकता हूँ 2⁶ और कंप्लीट की पावर 42, 2⁶ की जगह 1 पुट कर दिया, क्या बच गया, यानी कि रिमाइंडर इस केस में भी क्या आएगा हमारे पास 1, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, ये हो गया। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है, वही आपके पास क्या आएगा जो इसके अंदर आपका रिमाइंडर बचता है 2⁴252 को अगर 210 से डिवाइड करूं, जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इन 4 लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो भी सॉल्यूशन आना है वही आपका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, आपके पास ये हैं M1 M2 M3 M4 लिखे हुए हैं, ये हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, यानी कि A1 की वैल्यू आपके पास 0 है, A2 की वैल्यू आपके पास 1 है, A3 की वैल्यू भी आपके पास 1 है और A4 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में सॉल्यूशन क्या होता है x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 M1 M1 इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो स्मॉल m1 प्लस अप टू कहाँ तक जाता है an mn इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में मोडुलो स्मॉल mn, और इस पूरे का मोड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, किसके रिस्पेक्ट में इस पूरे का मोड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, जहाँ पर आपका कैपिटल M किसके इक्वल होता है इन सब की मल्टीप्लाई, जो कि क्या है हमारे पास 210 है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 की वैल्यू भी है, और ये जो M1 कैपिटल वाले हैं यानी कि MI ये किसके इक्वल होते हैं कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल mi, ठीक है। यहाँ से M1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगी कैपिटल M की वैल्यू क्या है 210, कैपिटल M है हमारे पास 210, M1 की वैल्यू क्या आएगी 210 डिवाइड बाई स्मॉल m1, यानी कि क्या आया 5 15 7 105, ये आ गया आपके पास 105, ठीक है। M2 क्या आएगा 7 5 35 दूनी 70, ठीक है, M2 आपके पास आ गया 70। M3 आपके पास क्या आएगा 5 को एक्सक्लूड करना है, 7 21 दूनी 42, आपके पास M3 आ गया 42। M4 क्या आएगा M4 7 को एक्सक्लूड करना है इस बार, 5 15 दूनी 30, आपके पास M4 आ गया 30, ठीक है। अब क्या निकालना है M1 आ गया तो M1 इनवर्स भी निकालना है, M1 इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में स्मॉल m1 के रिस्पेक्ट में। इनवर्स कैसे निकालेंगे कि अगर A का इनवर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू M, कैसे निकलेगा AX इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M, ये निकालो। यहाँ पर x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होता है
एक्स का ए का इनवर्स, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, 1 से शुरू करना है और m से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं सभी एक एक करके पुट करके देखेंगे, जिस पे भी ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होगी वही आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। m1 इनवर्स m1 की वैल्यू क्या है 105, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में। 2 से अगर 105 को डिवाइड करूं तो आपके पास क्या बचेगा 1, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, ठीक है, ये हो गया। अब x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी कि m1 इनवर्स किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, ठीक है। m2 इनवर्स क्या होगा, m2 इनवर्स ये आपका 70 है, ठीक है, 70 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 3 के रिस्पेक्ट में। अगर इसे 3 से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 × 2 6 एंड 3 × 9 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके केस में भी आपका इनवर्स क्या होगा 1 होगा, क्योंकि a की जगह 1 रखूं 1 × x 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में भी x को 1 रखते ही कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई, इसका मतलब m2 का इनवर्स भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। m3 क्या है 42, इसका इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू 5 निकालना है, ठीक है। तो m3 इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 42 को 5 से डिवाइड करो पहले, तो क्या रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 2 का इनवर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 5 मोडुलो 5, ठीक है। 2 की जगह 1 पुट करेंगे सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 पुट करेंगे 2 × 2 4 4 - 1 3 डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं है। 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 6 6 - 1 आपका 5 हो गया, 5 5 को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई। तो 2 का इनवर्स आपके पास क्या आ गया 3 मोडुलो 5 के ऊपर, तो m3 का इनवर्स क्या आएगा 3, ठीक है। m4 क्या है 30, किसके रिस्पेक्ट में इनवर्स निकालना है 7 के रिस्पेक्ट में, यानी कि m4 का इनवर्स किसके इक्वल आएगा 30 का इनवर्स 7 के रिस्पेक्ट में, 7 से पहले डिवाइड करो, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 2, 2 का इनवर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 7, क्या करें 1 पुट करो नहीं होगा, 2 पुट करें फिर भी नहीं होगा, 3 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा, 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 8 8 - 1 7 7 7 को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाइड। तो x = 4 आपका क्या आ गया इनवर्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 7, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, x किसके कॉन्ग्रुएंट होता है a1 की वैल्यू है 0 इंटू m1 की वैल्यू है 105 इंटू m1 इनवर्स की वैल्यू है 1, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या होगा a2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू m2 की वैल्यू है 70, m2 इनवर्स की वैल्यू है 1, ठीक है, प्लस a3 की वैल्यू भी 1 है, m3 की वैल्यू 42 है और m3 इनवर्स की वैल्यू 3 है, प्लस में m4 की वैल्यू a4 की वैल्यू 1 है, m4 की वैल्यू आपकी 30 है और m4 इनवर्स की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। कंप्लीट किसके मॉडुलो में होगा मॉडुलो 210, ये आपका हो गया, ठीक है। सबको ऐड करो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, इस फैक्टर को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है 70 और ये आपका क्या होगा 42 × 3 यानी कि 126, ये हो गया 70 प्लस में 126 प्लस में 40 4 12 120, ठीक है, मोडुलो 210, ठीक है। यहाँ से क्या होगा दोनों को ऐड करो, सबको ऐड करूँगा तो क्या बचेगा 120 ये और 100 यहाँ से कितने हो गए 220 को अगर 210 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि हमारे पास क्या हो गए 10 ये और 26 यहाँ से 36 प्लस 70, ये बच गए किसके मोडुलो 210, दोनों को ऐड किया 106
मोडुलो 210। ठीक है, आपका क्या आ गया, x किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 106 मोडुलो 210। रिमाइंडर आपका क्या रहा है 106। तो यही आपकी क्या थी, जो था कि वहन 2 रेज़्ड टू पावर 252 इज डिवाइडेड बाई 210 देन द रिमाइंडर इज आपका क्या आएगा 106। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आना चाहिए लेकिन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसे अटेम्प्ट करने के लिए आप जाएंगे तो आपका पेपर में कम से कम 5 मिनट तो आपकी ख़राब होंगी ही होंगी। ठीक है, 5-6 ज़्यादा भी हो सकती हैं, मैंने तो समझाया इसलिए थोड़ी और ज़्यादा होगी, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो आपकी जाएंगी ही जाएंगी, और आप पेपर में 5 मिनट वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना ही आपकी भलाई होगी। इससे अच्छा आप 2-4 क्वेश्चन और कर सकते हैं इतने टाइम में। नेक्स्ट है आपके पास ये KVS 2017 में आया हुआ था कि यूनिट डिजिट ऑफ, आपको बताना है यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक गए हुए, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 5 फैक्टोरियल आपका क्या आएगा 120। ठीक है, इससे आगे जितने भी आएंगे सब के अंदर क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 तक। ठीक है, ये आता है। 5 फैक्टोरियल में क्या आ गया आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल होगा तो उसमें इसको ही 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, 7 फैक्टोरियल होगा इसको 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ तक की मल्टीप्लाई कितनी है 120। अब इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे आप, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये 0 हमेशा लास्ट में रहेगी। ठीक है, ठीक है ना, तो इसलिए आगे वाले सब में क्या आएगा यूनिट डिजिट 0। तो यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करेगा, ये पहले वाले 4। ठीक है, इन चारों के सम के अंदर जो भी यूनिट डिजिट होगी वही आपकी क्या होगी इस कंप्लीट सम के अंदर यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इन चारों का सम करो, 24 6 आपका 30 32 33। ठीक है, तो ये आएगा 33, यूनिट डिजिट क्या है 3। ठीक है, इन सब का चारों का क्या है 33 सम है। ठीक है, इसके बाद ये क्या आएगा 120, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 0, आगे वाले सब में क्या आएगी यूनिट डिजिट 0। और जब इनको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट ऐड होती है, 10th डिजिट और 10th डिजिट ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगी, बाकी सब में तो 0 है और 3 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी 3। तो ये था आपका यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 4 अप टू 100 फैक्टोरियल तक जब आप जा रहे हैं तो इसकी यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछी हुई है तो वो क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 4 रेज़ टू पावर 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। क्या पूछा है, रिमाइंडर बताना है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 4 रेज़ टू पावर 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय किससे 7 से। ठीक है, अगर इसको 7 से डिवाइड करूं, यहाँ पर क्या है 7 एक प्राइम नंबर है और 4 को डिवाइड भी नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा 4 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड क्या आएगा 7। ठीक है, 1 मोड 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 रेज़ टू पावर 6 कह सकते हैं इसे, 4 रेज़ टू पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। और 4 की पावर कितनी है 1000, 1000 को पहले 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा 6 एकम 6 4 40 6 1 6 36 6 1 36, 4 पावर बचेंगी
यानी कि उसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4⁶ कंप्लीट की पावर 166 इंटू 4⁴ ठीक है, उसे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 4⁶ किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1, यानी कि 1⁻166 इंटू 4⁴। इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँ तो आपको क्या बताना है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो आपका 1 ही हो गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि क्या बताना है आपको, 4⁴ को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आपका कब आएगा, जब 4⁻1000 को 7 से डिवाइड करूं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 4 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 4 ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर इसे ऐसे लिख लूँ 4 का स्क्वायर और फिर कंप्लीट का स्क्वायर, 4 की पावर 4 ही होगी। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करना है, 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 16। ठीक है, 16 का स्क्वायर है, इसे 4 की पावर 4 लिखूँ या 16 का स्क्वायर लिखूँ, डिवाइड बाई 7। आपको क्या बताना है, रिमाइंडर। 16 को 7 से डिवाइड करूँ क्या आएगा, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 16 की जगह यहाँ पर 2 भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2⁻2 क्या होगा 4 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 7 से छोटा हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 4। तो व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 4⁻1000 व्हेन डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 4, यही आपका क्या है आंसर। एक आपके पास, नंबर ऑफ वेज वी कैन राइट 846 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बताना है, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन राइट, किसे 846 ही है ना, हाँ, एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स के रूप में कितने तरीकों से लिख सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा, जितने भी इसके डिवाइजर हैं उन सब को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ना, तो 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। कि आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या बता देगा कि नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन राइट 846 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, कैसे, कि मान लो इसके पास A1 A2 A3 A4 ये 4 क्या हैं, डिवाइजर्स हैं। ठीक है, तो कितने तरीकों से इसे 2 फैक्टर्स की वो मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ A1 इंटू A2 A3 A4। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, नहीं ये तो डिवाइजर ले रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही, डिवाइजर की बात हो रही है। कि A1 A2 A3 A4 ये आपके पास क्या है, इस नंबर के मान लो ये 4 डिवाइजर्स हैं। ठीक है, तो 2-2 के पेयर्स में इसे कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसे कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अगर इसका डिवाइजर है, ठीक है, तो अगर मान लो 846 का A1 डिवाइजर है, तो 846 को जब A1 से डिवाइड करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो भी तो इसका डिवाइजर ही आएगा ना। मान लो R आ गया, 846 को A1 से डिवाइड किया तो R के इक्वल आ गया, A1 को उस साइड लेकर जाओ, 846 किसके इक्वल आ गया, R इंटू A1। यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि A1 इज ए डिवाइजर ऑफ 846 एंड R इज ए डिवाइजर ऑफ 846, दोनों के दोनों क्या होंगे, डिवाइजर ही होंगे। ठीक है, तो A1 डिवाइजर है, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो R आ रहा है, R भी इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, मान लो वो A3 है। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में किस तरह लिख सकता हूँ, एक तो A1 A3 से लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर A3 A1 से लिखूँ, दोनों में क्या है, बात तो सेम ही ना, प्रोडक्ट तो A3 A1 की ही हो रही है ना, तो इसे मैं एक ही फैक्टर काउंट करूंगा। ठीक है, एक ही तरीका काउंट करूंगा कि दोनों का एक ही वे है। ठीक है,
दूसरा क्या होगा, अगर A2 से अगर इसे डिवाइड करूं तो कोई ना कोई दूसरा भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, फैक्टर ही आएगा। और A1 A3 दोनों आ चुके हैं, ठीक है। तो A2 से डिवाइड करने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि A3 आएगा, ठीक है। क्यों, अगर ये हो जाए कि 846 डिवाइड बाई A2, ये भी किसके इक्वल आ जाए, मान लो ये भी A3 के इक्वल आ रहा था और ये भी A3 के इक्वल आ रहा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी A3 ये भी A3 दोनों साइड इक्वल, यानी कि 846 डिवाइड बाई A1 किसके इक्वल हो गया, 846 डिवाइड बाई A2, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, A1 इक्वल टू A2, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया था, ये क्या है, डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स ऑफ 846, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, जितने भी डिवाइजर्स हैं वो हमेशा क्या आएंगे, पेयर्स में आएंगे। अगर ये डिवाइजर है तो इसको 846 को जब इससे डिवाइड करूंगा तो जो दूसरा आएगा वो भी कोई ना कोई डिवाइजर ही आएगा, और दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखूंगा तो क्या होगा, जितने भी डिवाइजर्स हैं उनके दो दो के पेयर्स बनेंगे ना। दो डिवाइजर्स के पेयर में लिखने का मतलब क्या है, दो दो को इकट्ठा करना है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 846 आना चाहिए, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर 846 को मैं A2 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर आपका आंसर क्या आ रहा है A4, तो A2 को A3 से मल्टीप्लाई करने से तो 846 आएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये पेयर तो आपका काउंट हो नहीं सकता। सिर्फ कौन सा पेयर काउंट होगा, जिन दो की मल्टीप्लाई से आपका ये नंबर आता हो, ठीक है। तो टोटल जितने भी डिवाइजर्स हैं, अगर आपसे ये पूछा हुआ है कि दो फैक्टर्स के पेयर्स में आपको लिखना है इसको, तो कितने तरीकों से लिख सकते हो, जितने भी आपके डिवाइजर हों उसको दो से डिवाइड कर दो। दो के पेयर में बोला है तो मतलब दो दो के पेयर्स बनेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स का मतलब क्या होगा कि दो दो फैक्टर्स के पेयर्स बनेंगे, उनके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों फैक्टर्स आपका A1 A3 लिख लो या A3 A1 लिख लो, ऑर्डर आपका कोई मायने नहीं रखता। इसलिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक ही फैक्टर को आपको क्या करेंगे, एक ही तरीके को रिप्रेजेंट करेंगे। या तो मैं लिख लूँ A1 इंटू A3 या लिख लूँ A3 इंटू A1, ठीक है। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही सेम तरीका कि 846 को मैंने दो नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके पास क्या हो रहे हैं डिवाइजर्स हैं, उनको अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन राइट एनी नंबर एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि उन्हें दो नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकूं, ठीक है। अगर ये पूछा हुआ तो क्या करना है, जितने भी उसके डिवाइजर्स हैं सबको, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स को अगर दो से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन राइट एनी नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, 846 को कितने तरीकों से कर सकता हूँ, पहले इसके क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। और नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। क्या होगा, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब क्या है 4 2 6 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 3 आएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 4 2 6, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 12, 3 7 21, 7 4 11। अब 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 47 खुद एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब जो लास्ट बच गया वो क्या है 47। आपकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन क्या आएगी 846 की, इसे कैसे लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। ये आ गया आपके 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, और ये इनकी पावर्स हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, अगर n इक्वल टू P1 रेज़ टू पावर अल्फा 1 इंटू P2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 इंटू P3 रेज़ टू पावर अल्फा 3 अप टू क्या है Pk रेज़ टू पावर अल्फा k। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स किसके इक्वल होते हैं, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 अप टू कहाँ तक अल्फा k प्लस 1, ठीक है। यानी कि इनकी जो भी पावर्स हैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स की, उनमें एक एक ऐड करके आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी एक पावर है यानी कि 1 प्लस 1
इंटू 2 पावर है 2 + 1 इंटू 1 पावर है 1 + 1। ठीक है, क्या हो गया 2 × 3 × 2। टोटल डिवाइजर्स कितने हो गए 4 × 12। हाँ, टोटल डिवाइजर्स हो गए आपके पास 12। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, कितने तरीकों से आप 846 को दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 करूँ तो आपके पास क्या होगा 6 डिफरेंट तरीकों से मैं इसे 846 को दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो था आपके पास जब ये आपका नंबर कैसा था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, यानी कि क्या था, कम से कम एक प्राइम ऐसा था जिसकी पावर इवन नहीं थी। यहाँ पर तो 2 थे, अगर सभी के सभी जो डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे हैं उनमें आपके पास क्या हो कि सबकी पावर क्या हो, इवन हो। मान लो इसकी पावर भी 2 होती, इसकी पावर भी 2 होती, इवन का केस है तो 4 भी हो सकती थी। मान लो इनकी पावर 4 होती और ये आपकी 2 पावर होती, उस केस में ये नंबर कैसा हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर। उस केस में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 डिवाइड बाई 2। अगर दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है और नंबर आपका कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टोटल डिवाइजर्स +1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालोगे तो ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे। यहाँ पर क्या होगा 5, इससे भी क्या आएगा 5, और इससे क्या आएगा 3। ठीक है, 2 + 1 3, जो क्या होगा 5 × 5 25 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका हो गया 75। और नंबर हो गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 74, आपका होगा 37, ये आपका हो जाएगा 37 से ही 1/2। ठीक है, इतने तरीकों से, तरीके तो या तो 37 होंगे या 38 होंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसे +1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक 37 कंप्लीट आएंगे, एक आधा आ गया। ठीक है, यानी कि एक तो कंप्लीट इंटीजर आएगा और प्लस में उसके 1/2 भी आएगा, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, एक ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे उसके पास, अगर आपका कैसा है परफेक्ट स्क्वायर है तो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बाकी सब में कैसा आएगा, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे होंगे, ओड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे। तो जिस भी नंबर के नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर ओड हैं तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 डिवाइड बाई 2, अगर उस नंबर को आपको 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो। ठीक है, तो ये था आपके पास पिछले सालों के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।